हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, वेलकम टू एक एम वाई। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है कि इस 9 बजे वाली क्लास में हम आपके एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाते हैं। आपके हम यहाँ पर केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपके ये क्वेश्चंस करवाते हैं। ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, और जितना भी हम सॉल्यूशन आपको नोट करवाते हैं, जो भी हम पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उन सभी को आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं इनकी पीडीएफ आपको ऑलरेडी एमवाइब अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे पॉइंट ऑलरेडी पता होंगे। चलिए शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके आज के वाले जो क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, इन सबको हम आज डिस्कस करेंगे। सभी याद रखें कि 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एनडीए के एग्जाम में, और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इस तरीके से 60+ मार्क्स इजिली आप गेन कर सकते हो एनडीए में जीएटी वाले सेक्शन में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एल्कलाइन अर्थ मेटल इज नॉट ट्रू। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल से रिलेटेड इन 4 ऑप्शन में से कौन ट्रू नहीं है। तो एक एक करके इन ऑप्शन को पढ़ेंगे और एक एक करके अच्छे से आंसर करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे लेवल का है। बताइए क्या आंसर आएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं। एक तो होते हैं एल्कली मेटल और एक होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो सबसे पहले हमें एल्कलाइन अर्थ मेटल की नॉलेज होनी चाहिए, और उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर पाएंगे। एक बार ट्राई करें, फिर हम इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से यहाँ पर देखेंगे, हम एक एक पॉइंट लिखवा देंगे यहाँ पर। जैसे ए ऑप्शन में आपका गिवन है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बताइए। स्ट्रोंटियम सॉल्ट बर्न विद ए रेड फ्लेम। क्या जो स्ट्रोंटियम सॉल्ट होता है, अगर वो बर्न होता है, जलता है, तो क्या वो रेड फ्लेम के साथ जलता है? क्या ये ट्रू है स्टेटमेंट, या गलत है, या फिर सही है? Barium metal is used in medicine to examine the alimentary canal of a patient by X-ray. क्या ये सही है? Green plant need magnesium in order to make the chlorophyll that trap the energy from sunlight in photosynthesis. क्या ये सही है? और लास्ट अगर हम यहाँ पर गाइस बात करें, एक ऑप्शन गिवन है डी ऑप्शन, जो छिपा हुआ है, रेड कलर ऑफ जैम स्टोन। जो जैम स्टोन आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये जो जैम स्टोन है, इसका रेड कलर इन्होंने कहा है कि बेरेलियम की वजह से होता है। तो अब आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा और कौन सा फॉल्स होगा। स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। चलिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पहले खुद से ट्राई करें, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से। जितने भी हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, इन सभी क्वेश्चन को करवा कर ही जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एल्कलाइन अर्थ मेटल पता होने चाहिए होते क्या है। तो जो पीरियोडिक टेबल में सेकंड ग्रुप के मेंबर होते हैं, जैसे हम इनको याद करने की जो टेक्निक है वो हम ऐसे याद करते हैं, बेटा मांगे कैल्शियम सर बाप राजी, है ना, ऐसे हम याद करवाते हैं। ठीक है, कैसे याद करोगे आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी याद कर सकते हो। सेकेंड ग्रुप के मेंबर है बेटा मांगे कैल्शियम सर बाप राजी, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बाप मतलब पिताजी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बेरेलियम की बात करें, तो यहाँ पे बेरेलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है और रेडियम है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ये जितने भी एलिमेंट है, ये सब आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं। और इन सब की प्रॉपर्टीज ये है कि ये सभी, इन सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी दोनों 2 होती है। इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 होते हैं और इनकी बैलेंसी भी 2 होती है। तो ये कुछ पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गए। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्ट्रोंटियम की। तो जो स्ट्रोंटियम के सॉल्ट होते हैं ना, स्ट्रोंटियम के सॉल्ट को जब आप वर्न करते हो, जब आप जलाते हो, तो ये रेड फ्लेम के साथ जलते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है, सही है, मतलब ये लाल कलर के धुएं के साथ जलते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट समझ आ गया। स्ट्रोंटियम सॉल्ट को जलाओगे तो ये रेड फ्लेम के साथ जलेंगे, लाल ज्वाला के साथ जलेंगे। और सेकंड जो आप ऑप्शन दे रखा है बेरियम के बारे में, तो बेरियम का यूज करते हैं, बेरियम जो मेटल है ना, इसका यूज किया जाता है एलिमेंट्री कैनाल में पेशेंट व एक्सरे के द्वारा, है ना, एक्सरे के द्वारा। ये बिल्कुल करेक्ट है, बेरियम मेटल इज यूज्ड इन मेडिसिन टू एग्जामिन द एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है,
उसको पूरा एग्जामिन किया जाता है, जांचा जाता है, परखा जाता है एक्सरे का यूज करके और बेरियम मेटल का यूज करके। ये मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। और जो सी स्टेटमेंट है ये भी एकदम बिल्कुल ट्रू है। जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के जो सेंट्रल एटम है मैग्नीशियम होता है। मतलब जो मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल को बनने में हेल्प करता है और क्लोरोफिल का काम होता है एनर्जी को, यानी जो लाइट एनर्जी उसको ट्रैप करना, सूरज की रोशनी को ट्रैप करना। तो अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो सूरज की रोशनी को ट्रैप नहीं कर पाएगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मतलब ये सी स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू है। बात करते हैं लास्ट के स्टेटमेंट की जिसका नाम है डी स्टेटमेंट। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर रेड कलर जो जेम स्टोन होता है ना, कोरंडम, कोरंडम की अगर हम बात करें, कोरंडम जो आपका जेम स्टोन बनता है, ये जेम स्टोन रूबी इज ड्यू टू द रेड कलर ऑफ जेम स्टोन रूबी इज ड्यू टू द एलिमेंट बेरिलियम। ये गलत है। जो रेड कलर है ना, यहां पर आप देखेंगे जो रेड कलर ये आपको दिख रहा है जेम स्टोन का, ये होता है क्रोमियम की वजह से। किसकी वजह से होता है? क्रोमियम की वजह से होता है। इसमें क्रोमियम के आयन मौजूद होते हैं मेरे भाई जेम स्टोन में। या फिर आप ये कह सकते हो जो कोरंडम होता है ये Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लैटिस स्ट्रक्चर्स होता है ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लैटिस स्ट्रक्चर होते हैं और उसमें मौजूद होते हैं क्रोमियम आयन। इन्हीं की वजह से ये रेड कलर का होता है जेम स्टोन। कैसा? रेड कलर का होता है। लेकिन इन्होंने कहा बेरिलियम की वजह से, तो मतलब ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। और आपसे गलत वाला पूछा था तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ आ गया होगा। एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे, सभी स्टूडेंट अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हर एक पॉइंट को हमने, हर एक ऑप्शन को अच्छे से डिस्कस कर दिया। हिंदी में आप देख सकते हैं, क्षारीय मृदा धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो स्ट्रोंशियम लवण दहन पर लाल ज्वाला उत्पन्न करते हैं, ये कथन सही है। चिकित्सा में एक्स किरणों द्वारा किसी रोगी की आहार नाल की जांच के लिए बेरियम धातु का उपयोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करने के लिए पर्ण हरित के निर्माण हेतु हरे पादपों को मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ये गलत हो गया, रूबी रत्न का जो लाल रंग है इसमें उपस्थित बेरिलियम तत्व के कारण होता है, नहीं, क्रोमियम के कारण होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, गलत वाला पूछा था। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होती क्या है, किसकी वजह से होती है, फिर इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो हम अगर वाटर की प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम वाटर को दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है वाटर आपका, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक गाइस होता है सॉफ्ट वाटर जिसको हम मृदु जल कहते हैं, और एक होता है आपका हार्ड वाटर। एक होता है सॉफ्ट वाटर और एक होता है हार्ड वाटर। एक सॉफ्ट वाटर, एक हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर मृदु जल, हार्ड वाटर आपका कठोर जल होता है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। सॉफ्ट वाटर जो भी हम यूज करते हैं, इसमें जब हम साबुन को रगड़ते हैं खूब अच्छा झाग उत्पन्न होता है, खूब अच्छा झाग उत्पन्न होता है जब हम साबुन को रगड़ते हैं सॉफ्ट वाटर में। इसको हम पी सकते हैं, इससे हम कपड़े धुलते हैं, नहा सकते हैं, ये बिल्कुल सही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हार्ड वाटर की बात करें, आप कितना भी साबुन रगड़ो, कितना भी साबुन रगड़ो, झाग उत्पन्न नहीं होगा, साबुन सारा वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। साबुन सारा सारा वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सारा सारा साबुन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एक प्रेसिपिटेट में, व्हाइट कलर के। तो ये हार्ड वाटर है मेरे भाई, हार्ड वाटर में साबुन बर्बाद होगा और इससे नहाने से भी आपको इरिटेशन होगी, खुजली हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है? हार्ड वाटर कैल्शियम के और मैग्नीशियम के आयनों की वजह से होता है। कैल्शियम के, मैग्नीशियम के आयन मौजूद होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में कंपाउंड के फॉर्म में, ठीक है। तो हम हार्डनेस ऑफ वाटर देख लेते हैं। सॉफ्ट वाटर को हम पीते हैं, सरफेस का पानी, नदी का पानी, ये सब सॉफ्ट वाटर होता है। बरसात का जो जल होता है ये भी सॉफ्ट वाटर होता है। अब हम हार्ड वाटर की थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। हार्ड वाटर की अगर हम गाइस बात करें, ये दो टाइप का होता है। हार्ड वाटर में दो टाइप की हार्डनेस होती है। एक होती है टेम्पोरेरी हार्डनेस, है ना, टेम्पोरेरी हम बोल सकते हैं, टेम्पोरेरी। एक होती है टेम्पोरेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्पोरेरी हार्डनेस ऑफ वाटर होती है कैल्शियम के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, कैल्शियम HCO3 का होल ट्वाइस और मैग्नीशियम के हाइड्रोकार्बोनेट
MgHCO3 का होल ट्वाइस। ये जो कैल्शियम के और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, इनकी वजह से टेम्पोरेरी हार्डनेस ऑफ वाटर होती है और इनको हम उबाल कर दूर कर सकते हैं। इसमें हम चूना मिला दें, है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर है उससे ट्रीटमेंट करें तो भी ये सही हो जाएगा, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो इसकी परमानेंट हार्डनेस होती है ना, वो किसकी वजह से होती है? परमानेंट हार्डनेस होती है कैल्शियम सल्फेट की वजह से, मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम के क्लोराइड और मैग्नीशियम के क्लोराइड, इन कंपाउंड्स की वजह से, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड, इनकी वजह से होती है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। और इसको हम उबाल कर सिंपली दूर नहीं कर सकते। मतलब जो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर होगी उसको हमने उबाल दिया तो उबालने से वो पानी सही हो जाता है ना। लेकिन अगर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर हुई तो उसको उबाल कर हम नहीं सही कर सकते। उसके लिए हम यूज करते हैं क्या? उसके लिए हम आयन एक्सचेंज मेथड यूज करते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, वाशिंग सोडा का यूज करते हैं। तो 2 पॉइंट आपको याद रखो, जियोलाइट मेथड यूज करते हैं, एटसेट्रा बहुत सारे मेथड होते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पर आपका जो गिवन है वो है आयन एक्सचेंज मेथड। मतलब जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है वो हम बॉयल करके उबाल कर दूर नहीं कर सकते हैं, लाइम ट्रीटमेंट से हम दूर नहीं कर सकते हैं। लाइम का मतलब है यहाँ पर चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लाइम कहते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट से हम इसको हम दूर नहीं कर सकते हैं। बबलिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इससे का यूज करके भी हम यूज नहीं, इसे दूर नहीं कर सकते। ठीक है मेरे भाई, समझ आ गया अच्छे से? चलिए, तो मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से अगर आप देखें ऐसा दिखाई पड़ता है ये, है ना। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं जल की, हिंदी में और देख लें एक बार। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि का उपयोग में लाई जा सकती है? तो याद रखना आयन विनिमय विधि, आयन विनिमय विधि द्वारा। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा समझिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग? जो फोटोकेमिकल स्मॉग है ना, इनमें से कौन सा वो कंपाउंड है जो उसमें मौजूद नहीं है? तो सबसे पहले आपको फोटोकेमिकल स्मॉग पता होना चाहिए क्या होता है। बताइए, एक बार ट्राई करिए, फिर हम इस क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं। एक बार ट्राई करेंगे। ओजोन यहाँ पर गिवन है, पेरोक्सी एसिटिल, अगर हम बात करें पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट गिवन है, फिर यहाँ पे पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स गिवन है और यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड गिवन है। ठीक है, आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। अब देखो, ये फोटोकेमिकल स्मॉग सबसे पहले पता कब होता है? खूब गर्मियों में, गर्मियों में क्या होता है, ये पूरा धुंध सी छा जाती है, धुंध सी, जबकि कोहरा नहीं होता है ना किसी भी टाइप का, बस वो कलर ऐसा हो जाता है ब्राउन ब्राउन कलर का। जो फोटोकेमिकल स्मॉग है, यहाँ पर 2 बातें आपको याद रखनी है। एक तो बहुत ज्यादा लाइट हो, मतलब यूवी लाइट, जिसे हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रावायलेट लाइट, यानी इसको हम बोल सकते हैं परावैंगनी किरणें। तो परावैंगनी किरणें, यूवी लाइट बहुत ज्यादा मात्रा में कब होगी? जब बहुत ज्यादा धूप निकली होगी। और बहुत ज्यादा धूप कब निकलती है? भरी गर्मियों में, एकदम मई जून के मौसम में। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता है, ये जो यूवी लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनसे रिएक्ट करती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से रिएक्ट करती है। और जब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्लस कुछ वोलेटाइल क्या होते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें, कुछ वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गए, ओजोन हो गई, नाइट्रेट हो गए, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड है, चाहे वो नाइट्रिक ऑक्साइड हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, एटसेट्रा, चाहे वो नाइट्रस ऑक्साइड हो, एटसेट्रा। ठीक है, तो इन सब से बनता है फोटोकेमिकल स्मॉग। तो यहाँ पर याद रखना, ओजोन भी मिलेगा आपको। ठीक है, ये पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट भी मिलेगा आपको। पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पर लिख लें। हमारे पास जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, एक तो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, एक होता है नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखना ही होगा, एक बार देखेंगे यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पे एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड, और एक यहाँ पर होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये सब कहलाते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है,
चले, तो मेरे ख्याल से ये आपने तीनों लिख लिए होंगे। ये सब क्या कहलाएंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहलाएंगे। ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं इन पर यूवी रेज पड़ती हैं, ये और इनके साथ मिक्सचर और होता है बोलेटाइल। बोलेटाइल इनको आप ऐसे नोट कर लो, बोलेटाइल, इसको ऐसे नोट कर लेंगे, बोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, बोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, बोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो बोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये कौन कौन होते हैं, जैसे ओजोन हो गया, ओजोन गैस हो गई, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे एल्डिहाइड हो गए, एल्डिहाइड हो गए, ठीक है, एल्डिहाइड हो गए। जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। या फिर हम बात करें नाइट्रेट की, जिन्हें हम बोलते हैं पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, है ना, पर ऑक्सी एसिटल, एसिटल नाइट्रेट, नाइट्रेट, ये सब कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब कहलाएंगे बोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इन सब के मिक्सचर से यूवी लाइट क्या करती है, रिएक्ट करती है, तो वो फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है, फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या बताया कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग है इसको समर स्मॉग भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, समर स्मॉग भी बोला जाता है, ठीक है। तो जो फोटो केमिकल स्मॉग है ये होता है बहुत ज़्यादा धूप में यूवी लाइट की वजह से, जब ये नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड है उनसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और जो बोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे ओजोन, एल्डिहाइड, नाइट्रिक एसिड, परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, इन सब से रिएक्ट करके ये बनाता है फोटोकेमिकल स्मॉग। इसमें पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यूज नहीं होते, इसमें नहीं होते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत हमने बता दिया, अब हम बात कर लेते हैं हिंदी में, आप देख लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम्स। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप इजी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आपको ये बात तो पता ही होगी कि अगर हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करें ये आते कहाँ से हैं, तो जितने भी डीजल, पेट्रोल, फैक्ट्रीज, ये सब जब जलती है ना, डीजल पेट्रोल जब ये जब जलते हैं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन की। क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, आप सबको पता है, क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, जिसे हम बोलते हैं दो आइसोटोप होते हैं समस्थानिक। क्लोरीन का एक होता है 1735 और एक होता है क्लोरीन का 1737, ठीक है। तो ये दो क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं जिसमें से 75% ये वाला आइसोटोप पाया जाता है, 25% ये वाला आइसोटोप पाया जाता है। तो जब हम इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो वो निकल के आता है 35.5 यू। कितना निकल के आता है, 35.5 यू निकल के आता है। पता कैसे निकालते हैं, हम इसका 35 का 75% निकाल लें, 35 का हम निकाल लें 75% और इसमें हम ऐड कर दे क्या 37 का 25%। तो इस तरीके से आपको 35.5 यू मिल जाएगा एवरेज एटॉमिक मास किसका, क्लोरीन के एटम का। क्लोरीन के एटम का एटॉमिक मास मिल जाएगा 35.5 यू। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं एक बार, क्लोरीन परमाणु की औसत परमाणु संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है, तो 35.5 यू। चलिए वापस आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो इनमें से आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो रिंग बनाते हैं ना, बेंजीन रिंग आपने देखा होगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की, तो जो ट्रोपोलिन होता है, ये ट्रोपोलोन की अगर हम बात करें तो ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता है। बाकी फ्यूरोन की बात करें, थायोफिन की बात करें, प्रिडीन की बात करें, तो ये सब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये सब चाहे फ्यूरोन हो, अगर हम फ्यूरोन की बात करें या थायोफिन की बात करें, ठीक है, थायोफिन की बात करें, तो यहाँ पे एक बार देखेंगे फ्यूरोन की गाइस अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C4H4O, ठीक है, इसको हम बोलेंगे C4H4O। और यहाँ पर बात आ रही है थायोफिन की अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला ये होता है C4H4S। मतलब अभी हम इसके कंपाउंड को देखते हैं और फिर हम बात करते हैं प्रिडीन की अगर हम गाइस बात करें तो प्रिडीन का होता है C5H5N, ठीक है।
ये तीनों आपके होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन अगर हम बात करें ट्रोपोलोन की, ट्रोपोलोन की बात करें, ट्रोपोलोन, ट्रोपोलोन की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है आपका C7H5OH और यहाँ पर O। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि अगर हम फ्यूरोन की बात करें, थायोफिन की बात करें, प्रोडीन की बात करें, ये सब लिक्विड होते हैं, फ्लेमेबल। कैसे लिक्विड होते हैं? फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, लिख लिया होगा आपने। फ्यूरोन की अगर हम बात करें, थायोफिन की बात करें, प्रोडीन की बात करें, ये सब लिक्विड होते हैं। फ्यूरोन और प्रोडीन ये फ्लेमेबल लिक्विड है। ठीक है, ये सब लिक्विड है। ये सब कहलाते हैं आपके हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन ट्रोपोलोन की बात करें, ये आपका हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे आप? ए ऑप्शन में राइट आंसर। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट नेचुरली अकरिंग सिलिकेट, बताइए। तो यहाँ पे आपके पीछे यहाँ पर एक सिलिकेट दिख रहा होगा, जरा ध्यान से देखिए, पीछे आपको दिखेगा ये। तो यहाँ पर अगर हम बात करें निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक खनिज प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सिलिकेट नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम फील्ड्सपर की बात करें, ये प्राकृतिक रूप से सिलिकेट के फॉर्म में मिलता है आपको। जियोलाइट की बात करें, ये भी प्राकृतिक रूप से सिलिकेट के फॉर्म में आपको मिलता है। माइका की बात करें, ये भी आपको प्राकृतिक रूप से सिलिकेट के फॉर्म में मिलता है। और बॉक्साइट की बात करें तो ये आपका इसमें एल्यूमिनियम इससे एल्यूमिनियम धातु को निकाला जाता है। ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका नेचुरली अकरिंग सिलिकेट बॉक्साइट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? बॉक्साइट विल बी द राइट आंसर। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। फील्ड्स पर जियोलाइट और जो माइका है ये नेचुरली अकरिंग सिलिकेट्स हैं। ठीक है, बात करते हैं द हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक बिकॉज इट शुड बी मेड नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। द प्लास्टिक यूज्ड देयर इज द फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक विच इज पॉलीथीन, टेरिलीन, नायलॉन या बेकेलाइट। क्या आंसर होगा बताइए? आपने देखा होगा जो हम तवा यूज करते हैं या फिर जो हम कुकर के हैंडल यूज करते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि जो स्विच होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, कुकर के हैंडल प्लास्टिक के बने होते हैं, बहुत सारी चीजें है ना। तो प्लास्टिक के हैंडल जो कुकर के बने होते हैं उनको हम पकड़ते हैं तो हमें गर्म नहीं लगता है, हमें हाथ चलने से बच जाता है। तो वहां पर जो हम प्लास्टिक यूज करते हैं उसका नाम है बेकेलाइट। बेकेलाइट प्लास्टिक यूज करते हैं। और जो स्विच होते हैं ना घरों में जो स्विच है उनको भी हम बेकेलाइट की प्लास्टिक से बनाते हैं। ये जो प्लास्टिक है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। क्या होती है गाइस? ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, याद रखिएगा। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन होती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होती है जिसको हम बार बार ठंडा गर्म नहीं कर सकते। मतलब एक बार अगर आपने इसको गर्म किया, एक बार आपने प्लास्टिक को गर्म किया तो ये मुलायम हो जाएगी, और दोबारा उसको ठंडा किया तो कठोर हो जाएगी। उसके बाद फिर से गर्म करोगे तो वो मुलायम नहीं होगी, वो परमानेंट शेप ले लेगी। तो याद रखना, इसको हम बेकेलाइट को, जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बार बार हम इसको गर्म ठंडा नहीं कर सकते। और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मतलब हीट का बैड कंडक्टर होता है। इसीलिए जब हम हैंडल में, कुकर के हैंडल में बेकेलाइट की प्लास्टिक का हम हैंडल लगाते हैं तो आपको वो हीट जब, क्योंकि प्रोवाइड ही नहीं कराएगा, वो हीट का चालन ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब वो गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो इसका आंसर हम कर देंगे, इसका आंसर क्लिक कर देंगे डी ऑप्शन। ठीक है, यहां पर देख लेंगे प्रेशर कुकर का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको ऊष्मा का कुचालक बनाया जाना चाहिए। इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है? जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है। तो मानव के द्वारा बनाई गई प्लास्टिक है ये बेकेलाइट। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर मेथिल आइसोसाइनेट। मेथिल आइसोसाइनेट, तो यहां पर अगर हम बात करें किसकी? मेथिल आइसोसाइनेट की। मेथिल आइसोसाइनेट ये आपने पढ़ा होगा, बहुत फेमस भोपाल, यहाँ पे जो दिसंबर 1984 में है ना, दिसंबर 1984 में भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी। गैस त्रासदी, हजारों लाखों लोग मारे गए थे। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ था, एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री बनाई गई थी।
अब वो फैक्ट्री किस चीज की थी, डाइस की थी, डिटर्जेंट की थी, एक्सप्लोसिव की थी या पेस्टिसाइड की थी। मतलब वो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री कौन सी थी जिससे मैथिल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था, जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए थे, हजारों लोग मारे गए थे। बताइए क्या आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम मैथिल आइसोसाइनेट की बात करें, मैथिल आइसोसाइनेट की बात करें तो ये पेस्टिसाइड, इसको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड की फैक्ट्री थी। ये किसकी थी, पेस्टिसाइड की। मतलब ये पेस्टिसाइड बनाती थी, कीटनाशक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये किस चीज की फैक्ट्री थी, कीटनाशक की फैक्ट्री थी। और इससे गलती से रात में क्या हो गया था, रात के समय में मैथिल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हो गई थी इसका, तो कई दूर तक कई लोग मारे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट हमारी स्क्रीन पर हिंदी में एक बार देख सकते हैं। ठीक है, मैथिल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी, पीड़कनाशी कह लो या फिर आप कीटनाशक। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का आपका बेहतरीन टॉपिक क्वेश्चन है ये। जर्मन सिल्वर इज यूज्ड टू मेक डेकोरेटिव आर्टिकल्स, कॉइनेज, मेटल, ऑर्नामेंट्स एटसेट्रा। द नेम इज गिवन बिकॉज, इन्होंने कहा कि जो जर्मन सिल्वर है ना, जर्मन सिल्वर का यूज करके हम कॉइन बनाते हैं, जर्मन सिल्वर का यूज करके हम बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं। तो जो जर्मन सिल्वर का नाम दिया गया है जर्मन सिल्वर, वो किसकी वजह से दिया गया है, ऐसा क्या रीजन है बताइए। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड कंटेन्स सिल्वर एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। क्या इसके अंदर सिल्वर होती है। तो सबसे पहले हम जर्मन सिल्वर की बात कर लेते हैं। जर्मन सिल्वर कॉपर से मिलकर बनी होती है, जिंक से मिलकर बनी होती है, ठीक है, निकल से मिलकर बनी होती है, निकल कॉपर जिंक, निकल कॉपर जिंक, इनसे मिलकर बनी होती है जर्मन सिल्वर। तो कहीं भी आपको सिल्वर नहीं दिख रहा है इसके अंदर। मतलब हम ये जो जर्मन सिल्वर है ये एक अलॉय है, एक मिश्र धातु है। ये कॉपर, निकल और जिंक, निकल कॉपर जिंक से मिलकर बनी होती है। इसमें कहीं भी सिल्वर नहीं है, कहीं भी चांदी नहीं है, लेकिन इसका नाम जो जर्मन सिल्वर दिया गया है वो इसके अपीयरेंस की वजह से दिया गया है, क्योंकि इसका जो अपीयरेंस है ये सिल्वर की तरह है। जो चांदी होती है बिल्कुल वैसे ही ये चमकती है। जब उन्होंने देखा कि निकल कॉपर जिंक को मिलाकर हमें चांदी जैसी चीज मिल रही है, सफेद चमकीली, तो इसका मतलब उन्होंने इसका नाम रख दिया जर्मन सिल्वर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अब इन्होंने कहा कि द नेम इज गिवन बिकॉज इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड कंटेन्स सिल्वर। सिल्वर तो इसमें होती नहीं, तो मतलब ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। जर्मन वर द फर्स्ट टू यूज सिल्वर, क्या जर्मन जो थे वो सबसे पहले थे जो यूज करते थे सिल्वर को, नहीं, ये भी गलत बात, इसका कोई मतलब नहीं है। इट अपीयरेंस इज लाइक सिल्वर, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इट इज एन अलॉय ऑफ सिल्वर, सिल्वर तो होगी नहीं इसमें, तो अलॉय होने का चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा गाइस, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्तुओं, मृदा धातु, आभूषणों आदि के बनाने में होता है। इसको यह नाम देने का कारण क्या है, तो यह देखने में चांदी जैसी होती है, बस इसीलिए इसका नाम जर्मन सिल्वर रख दिया गया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। इनमें से कौन केमिकल चेंज है, कौन केमिकल चेंज नहीं है, बताइए। यहाँ पर एक बार ट्राई कीजिए, ट्राई करेंगे फिर हम इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। तो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज से एक क्वेश्चन आपका एक मतलब क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से एक क्वेश्चन आपका अच्छा शानदार लेवल का पूछा जाता है। तो बताइए भाई, बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। अगर हम बर्निंग ऑफ पेपर की बात करें, कागज का जलना, तो किसी भी चीज का जलना वो हमेशा फिर केमिकल चेंज होता है, याद रखना। किसी भी चीज का जलना, किसी भी चीज का जलना क्या होता है, हमेशा केमिकल चेंज होता है। ठीक है, किसी भी चीज का जलना केमिकल चेंज होता है, क्योंकि हमेशा कोई भी चीज जलती है तो नया पदार्थ बनता है, नई चीज बनती है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन, अगर सॉफ्ट आयरन में चुंबक के गुण आ गए हैं, जो नर्म लोहे की छड़ होती है उसमें चुंबक के गुण आ जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद अगर आप देखोगे तो वो चुंबक के गुण चले भी जा सकते हैं। ठीक है, मतलब जो सॉफ्ट आयरन है वो मैग्नेटाइज भी होती है, डीमैग्नेटाइज भी होती है। तो ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है। तो ये होता है फिजिकल चेंज। डिसोल्यूशन ऑफ स्केन सुगर इन वाटर, जो सुगर है, चीनी है, उसको आप पानी में घोल दीजिए,
और फिर आप उसको गर्म कर दीजिए, पानी गायब हो जाएगा, चीनी चीनी बच जाएगी। तो इसका मतलब ये भी फिजिकल चेंज है। क्या है? फिजिकल चेंज। जब आप केन शुगर को, शक्कर को पानी में आप घोल दोगे तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी वो चीनी की और पानी की ही होंगी, उसमें कोई नया पदार्थ आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, नया पदार्थ आपको नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। इसके बाद में फिजिकल चेंज होगा प्रिपरेशन ऑफ आइस क्यूब फ्रॉम वाटर। वाटर से आप हमेशा याद रखना, प्रिपरेशन ऑफ आइस क्यूब फ्रॉम वाटर, जल से बर्फ के घन का बनना, मतलब जल से हम क्या बनाते हैं? आइस क्यूब बनाते हैं, आइस क्यूब। तो जो आइस क्यूब्स होती हैं वो भी आपकी फिजिकल चेंज है, क्योंकि आइस क्यूब को पिघला दो वापस पानी मिल जाएगा। तो आपका जो ए ऑप्शन है ये केमिकल चेंज है, बाकी सब फिजिकल चेंज है। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन को हम आंसर कर देंगे ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्लियर? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में गिवन है हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, हाइड्रोजन एक तत्व है। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन हैज नो आइसोटोप, हाइड्रोजन के कोई आइसोटोप नहीं होते हैं। और डी ऑप्शन में गिवन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर। बताइए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर। बताइए क्या आंसर आ जाएगा? तो एक एक करके देखते हैं गाइस। यहां पर अगर हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो विवेक? काफी लेट हो गए है ना, 10 क्वेश्चन हो गए तब आए। चलिए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे? कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे पहले हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, बिल्कुल। हाइड्रोजन क्या होता है? एक एलिमेंट होता है, सही है। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, बिल्कुल। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के पास। ये सबसे हल्का तत्व है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। हाइड्रोजन हैज नो आइसोटोप, ये गलत है भाई, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं। एक आइसोटोप प्रोटियम कहलाता है 1H1, एक आइसोटोप ड्यूटीरियम कहलाता है 1H2, और एक आइसोटोप इसका 1H3 यानी ट्राइटियम कहलाता है। तो 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के। एक होता है प्रोटियम, जो हम पानी पीते हैं, प्रोटियम का ऑक्साइड ही होता है। ज्यादातर हाइड्रोजन, जो 99% हाइड्रोजन है, वो प्रोटियम के फॉर्म में पाई जाती है। फिर होता है आपका ड्यूटीरियम, इसको हम बोलते हैं ड्यूटीरियम, 1H2 को हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर होता है एक ट्राइटियम, इसको हम टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं 1H3 को। ठीक है, तो 3 आइसोटोप होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। तो ये स्टेटमेंट गलत है। लास्ट स्टेटमेंट में क्या बोला? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर थोड़ा एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आपका ट्रू है। तो आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आंसर क्लिक कर देंगे भाई, आंसर क्लिक कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि गलत वाला पूछा था ना, इनमें से कौन सा गलत है। तो गलत कौन सा है? हाइड्रोजन हैज नो आइसोटोप, जबकि हाइड्रोजन के आइसोटोप तो होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फिर से देखिए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? भाई इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, अगर इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो गलत कर दोगे। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए, फिर हम इसका रिप्लाई करेंगे। देखिए, बहुत अच्छे से टाइम हम आपको दे रहे हैं। टाइमिंग आपको दोपहर में 1 बजे फिजिक्स की क्लास चल रही है, रात को 9 बजे केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। ठीक है, सिंपल टाइमिंग है। चलो इसका आंसर करिए भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सेम मास नंबर। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ये डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी वाला है क्वेश्चन। डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी में 4-5 टॉप क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में 4 से 5 स्टेटमेंट गिवन है, उन्हीं स्टेटमेंट से इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है। मैं पहले समझा देता हूँ कि जितने भी मैटर हैं, जितनी भी चीजें हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, और उन सभी पार्टिकल को एटम कहा जाता है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा उन्होंने कहा कि एटम, जो एटम्स है, एटम है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है। ये पॉइंट बोला किसने? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में।
तो याद रखना, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने कहा कि जो एटम है वो अविभाजित कण है, यानी इंडिविजुअल पार्टिकल है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसके अंदर कुछ नहीं होता है। ये किसने बोला? डाल्टन ने। तो जो कि गलत हो गया था आगे चल के, क्योंकि हमें पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसमें उनका ये पॉइंट था कि एटम इज द इंडिविजिबल पार्टिकल। तो 2 पॉइंट आपको समझ आ गए। तीसरा पॉइंट ये था कि जो एलिमेंट होते हैं ना, चाहे वो कोई सा भी एलिमेंट हो, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन के ही एटम पाए जाएंगे। अगर हम बात करें, ये मान लो नाइट्रोजन एलिमेंट है, अगर ये नाइट्रोजन एलिमेंट है तो नाइट्रोजन एलिमेंट के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन के ही एटम पाए जाएंगे, ये बोला उन्होंने। ये तीसरा पॉइंट बोला। फिर फोर्थ पॉइंट उन्होंने ये बोला कि दो अलग अलग जो एटम होंगे ना, दो अलग अलग जो एटम होंगे, एलिमेंट होंगे, सॉरी, दो अलग अलग एलिमेंट जो होंगे उन सबका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, उन सबका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। उन सबका जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। यानी अगर सेम एलिमेंट के एटम्स की बात करें, वो मास में, केमिकल प्रॉपर्टीज में, हर तरीके से आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। लेकिन दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स जरूरी नहीं कि वो आइडेंटिकल हो मास में या केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो मेरे ख्याल से ये भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक एक करके देखते हैं भाई। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब जैसे कि एक हाइड्रोजन हो गया, एक नाइट्रोजन हो गया, तो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं मे हैव सेम मास नंबर। क्या इन दोनों में कभी सेम मास नंबर हो सकता है? अलग अलग एलिमेंट के एटम्स का मास नंबर सेम हो सकता है क्या? चलो वो अभी हम देखेंगे। अब यहाँ पे बी ऑप्शन में क्या गिवन है? एटम्स ऑफ एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मास नंबर। तो यहाँ पर आपका गिवन है एटम्स ऑफ एन एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मास नंबर। मे हैव का क्या मतलब है? ये तो होगा ही, डिफरेंट मास नंबर होगा ही होगा, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर देखें, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उन सबके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो सी तो एकदम ट्रू है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। डी ऑप्शन देखिए, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल ऑलवेज हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सेम एलिमेंट की अगर हम बात करें तो सेम एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो सब आइडेंटिकल होंगे। तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो तो सेम ही होंगे। तो मतलब ये भी एकदम ट्रू है, अब ए और बी में देखिए क्या हो सकता है। इन्होंने लैंग्वेज में फंसा दिया है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं मे हैव सेम मास नंबर। क्या डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका मास नंबर सेम हो सकता है? मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्या मास नंबर सेम हो सकता है? बताइए, एक बार ट्राई कीजिए, क्या सेम मास नंबर हो सकता है? तो यही आंसर मुझे लग रहा है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हमें लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए? ए ऑप्शन। नहीं, क्या हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सेम मास नंबर। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है ना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सेम मास नंबर। और यहां पर गिवन है एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी एक एलिमेंट का मे हैव। ये गलत है भाई एकदम। ए ऑप्शन तो सही हो सकता है, बिल्कुल सही है। इसमें आपने देखो पहचानने में जरा सी मिस्टेक कर दी। यहाँ पे सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये तो 100% ट्रू है भाई, मतलब 100% गलत बोल दिया। क्यों? क्योंकि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी सेम एलिमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, मान लो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है। हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर जितने भी हाइड्रोजन एटम होंगे वो सब आइडेंटिकल होते हैं, तो उन सबका एटॉमिक मास तो हमेशा सेम रहेगा। डिफरेंट होने का तो चांस ही नहीं है। और इन्होंने क्या बोल दिया? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मास नंबर। तो डिफरेंट मास नंबर कैसे हो सकता है?
हाँ, दो अलग अलग जो एलिमेंट हैं उनका कॉम्बिनेशन से मास नंबर सेम हो भी सकता है, लेकिन अगर हम बात करें एटम्स, किसी एक ही एलिमेंट के एटम की बात करें, दो एटम की या एक ही एलिमेंट के एटम्स की बात करें, तो उनका मास नंबर डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। डाल्टन ने क्या कहा, पहले पॉइंट में उन्होंने कहा कि जो भी मैटर होते हैं ना, जितने भी मैटर हैं दुनिया में, जितने भी पदार्थ हैं, ये सब एक इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बने हैं जिसको एटम कहा गया। ठीक है, तो इंडिविजुअल पार्टिकल है ये एटम। तो मतलब इनमें दो पॉइंट छिपे हुए हैं, याद रखना, इंडिविजुअल पार्टिकल। एक तो इन्होंने कहा कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, अविभाजित कण है। तो ये दो पॉइंट इसके अंदर है, किसके अकॉर्डिंग, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, वो उसे एटम कहते हैं, और एटम इनडिविजिबल है। तो तीसरा, ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि सेम एलिमेंट हम ले लें, मान लो ये एक हमने एलिमेंट लिया, चाहे कोई सा भी एलिमेंट ले लो, मान लो ऑक्सीजन एलिमेंट लिया, तो ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम पाए जाएंगे, यानी सेम एलिमेंट में सेम नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। और फोर्थ पॉइंट में इन्होंने कहा है कि सेम एलिमेंट में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, मतलब वो मास में और मतलब मास नंबर में और केमिकल प्रॉपर्टीज में आइडेंटिकल होते हैं। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर जितने भी ऑक्सीजन के एटम होंगे उन सबका मास सेम होगा, उन सबके प्रोटॉन सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, न्यूट्रॉन सेम होंगे। बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि अलग अलग डिफरेंट अगर हम एलिमेंट ले रहे हैं, तो मान लो हमने ये नाइट्रोजन एलिमेंट लिया, तो इसमें भी वही सेम कहानी होगी, नाइट्रोजन के एटम्स होंगे इसके अंदर, सिर्फ नाइट्रोजन के एटम, जो आपस में जितने भी नाइट्रोजन के एटम है वो सब आइडेंटिकल होंगे बाई मास, बाई केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला डाल्टन ने कि अगर डिफरेंट एलिमेंट ले लें, तो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब बी ऑप्शन को जरा गौर से देखिए, ये गलत क्यों है। एटम ऑफ एन एलिमेंट, इन्होंने कहा कि एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं, जैसे हम मान लीजिए कंसीडर कर लो ऑक्सीजन एलिमेंट, अब इसके अंदर जितने भी ऑक्सीजन के एटम हैं, क्या इनका कभी मास नंबर डिफरेंट हो सकता है? नहीं, क्योंकि डाल्टन ने क्या बोला, एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सब आइडेंटिकल होते हैं बाई मास, बाई केमिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा। तो इसीलिए बी ऑप्शन सही है, बाई मिस्टेक ये ऑप्शन दब गया था। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, अब तो क्लियर हो गया होगा, पूरी समझा दी अच्छी तरीके से डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, और ए ऑप्शन इसलिए ट्रू हो जा रहा है क्योंकि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट एलिमेंट की बात, डिफरेंट जो एलिमेंट है मे हैव लगाया, हो सकता है, बहुत कम चांसेस है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, गलत है। ठीक है, यही स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। सिंपल क्वेश्चन, ये वाला तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्टेट मतलब क्या होती है। हमारे वर्ल्ड में जो भी चीजें हमें दिखाई पड़ती है वो सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में, प्लाज्मा स्टेट में, या फिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इस स्टेट में। तो 5 स्टेट्स होती हैं मैटर की। ठीक है, अवस्थाएं इनको बोलते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जब हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बहुत ही सिंपल, सब्लिमेशन कहा जाता है। अब वो कौन कौन से पदार्थ हैं जो सब्लिमेशन जिनका होता है, जैसे कपूर हो गया, है ना। अगर आप यहाँ पर देखोगे, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जिसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है भाई, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा कैम्फर, कैम्फर यानी कपूर, या फिर हम आयोडीन की बात करें, आयोडीन की बात करें, या फिर नेप्थलीन या एंथ्रासीन की बात करें, एंथ्रासीन की गोलियां होती हैं, नेप्थलीन की गोलियां होती हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ड्राई आइस, जो ड्राई आइस होती है ना, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस शुष्क बर्फ, जो कि सॉलिड CO2 होती है। सॉलिड CO2 को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं।
ये सब जितने भी है ना, कपूर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, ड्राई आइस, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विड में नहीं बदलती हैं। लेकिन ज़्यादातर मटेरियल आपने देखे होंगे, ज़्यादातर सब्सटेंस देखे होंगे, जब आप उनको गर्म करते हो तो पहले वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन ये पदार्थ ऐसे हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से उड़ जाते हैं गैस में। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर देंगे, सब्लिमेशन इस प्रोसेस को कहा जाता है। चलिए, एक क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, इस तरीके से आप देख सकते हो, ये अमोनियम क्लोराइड की गोलियां रखी हैं या फिर कुछ भी इस टाइप से सब्लिमेबल पदार्थ रखा है, इसको जब हम गर्म करेंगे तो डायरेक्ट देखो ये सॉलिड से गैस में वो बन रहा है, इसका ये लिक्विड फॉर्म में नहीं बदल रहा है, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में डायरेक्ट। ठीक है, चलिए बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये बहुत आज पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट कौन से गलत है, कौन से करेक्ट नहीं है, बताइए भाई इसका क्या आंसर आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है भैया, ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन का मतलब समझते हो, जैसे आपने कपड़े धुले, कपड़ों को आप फैला के छत पे डाल दो जाके, तो उस कपड़ों की सरफेस से जितना भी पानी होगा सब भाप बन के उड़ जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। या फिर जो समुद्र का पानी होता है, उसकी सरफेस पे जितना भी वाटर होता है, उस पे धूप पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो जो सरफेस का पानी होता है वो भाप बन के उड़ता है। तो जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड बॉडीज जो होती हैं, उसकी सरफेस से पानी भाप बन के उड़ता है, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, और इसी इवेपोरेशन की वजह से हम जो कपड़े धुलते हैं वो सूख जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी पानी भाप बन के उड़ जाएगा। तो मतलब ये ट्रू है स्टेटमेंट, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। ए स्टेटमेंट, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इसका मतलब है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा तेजी से पानी भाप बन के उड़ेगा, उतनी जल्दी से कपड़े सूख जाएंगे। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपने एक अंदाजा देखा होगा, जब आप कपड़ों को धुलकर ले जाते हो धूप में छत पर, और आपने बिना फैलाए ऐसे ही कपड़े डाल दिए तो वो देर से सूखते हैं, और अगर आपने कपड़ों को जितना ज्यादा फैला दिया उतनी वो जल्दी से सूखते हैं, क्योंकि आपने जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है ना, सनलाइट से जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट बन रहा है वो आपने इंक्रीज कर दिया। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। मेरे ख्याल से ये भी चीज समझ आ गई होगी। तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर बट ऑन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स बोल दिया इन्होंने, जबकि रेट ऑफ इवेपोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। मतलब कपड़ों को जितना फैला दोगे ना उतनी जल्दी से कपड़े सूख जाएंगे, उतनी जल्दी से पानी भाप बन के उड़ जाएगा कपड़ों में जो पानी होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग, बिल्कुल सही बात है। अगर सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी होगी, सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि जो एटमॉस्फेयर होता है ना, जो वातावरण होता है, जो एयर होती है, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। तो अगर वाटर के मॉलिक्यूल एयर में ज्यादा होंगे, ह्यूमिड होगा वातावरण, तो उस टाइम पर कपड़े धीरे से सूखेंगे, जल्दी नहीं सूख पाएंगे। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो कपड़े उतनी तेजी से सूखेंगे। याद रखना इस चीज को, ठीक है, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का मतलब ये है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हुई तो मतलब हवा में पानी भरा हुआ है, वाटर के मॉलिक्यूल है, तो वाटर के मॉलिक्यूल हवा में है ऑलरेडी, तो फिर कैसे कपड़े जल्दी सूख पाएंगे। ठीक है, तो याद रखना ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, एरिया सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, तो उतनी तेजी से कपड़े सूखेंगे। और एक तरीका होता है कपड़ों को तेज सुखाने का, हवा चल रही हो बहुत तेजी से, तो भी कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन फॉल्स हो गया, सी ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन द विंड स्पीड, बिल्कुल सही बात है, हवा की जो स्पीड है उस पर भी डिपेंड करती है। जितनी तेजी से, आपने देखा होगा कूलर में हवा रख, गीले कपड़े रख देते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इन्होंने कह दिया कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो डिपेंड करेगा ना, जितना फैला दोगे कपड़ों को उतना जल्दी सूखेगा। ठीक है, हिंदी में देख लो एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बाष्पीकरण की दर तापमान पर निर्भर करती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बाष्पीकरण की दर वायुमंडल की तरफ खुले हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल पर नहीं बल्कि द्रव्य के आयतन पर निर्भर करती है, तो गलत बोल दिया।
वाष्पीकरण की दर परिवेश की आर्द्रता पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण की दर वायु की चाल पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसको हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है राज राज वर्मा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बायलिंगुअल करा रहे मेरे भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो अगर इंग्लिश में कंटेंट होता भी है ना तो हम प्रॉपर हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं मेरे भाई, पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, एवरीथिंग हिंदी में ही तो पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलॉइड, निम्नलिखित में से कौन सा कोलॉइड नहीं है, बताइए। कोलॉइड इनमें से कौन सा नहीं है, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलॉइड, बताइए क्या आंसर आएगा। इनमें से कौन सा कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं है, कोलॉइड नहीं है, बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलॉइड। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, सबसे पहले आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। देखो मिक्सचर्स की अगर हम बात करें तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, याद रखो इस चीज को। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं मेरे दोस्त हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इनको हम बोलते हैं विसमांगी मिश्रण, असमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, लेकिन लगते हैं होमोजीनियस मिक्सचर जैसे, लगते हैं होमोजीनियस मिक्सचर जैसे, लेकिन होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, याद रखना। ठीक है, तो प्योर तो होंगे नहीं क्योंकि ये मिक्सचर्स हो गए। और दूसरी बात, ये जैसे फॉर एग्जांपल हम दूध की बात करें, मिल्क, तो मिल्क क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। और कोलाइडल सॉल्यूशन में ही एक पार्ट आता है इमल्सन, क्या पार्ट आता है, इमल्सन। ठीक है, तो ये दूध जो है ना वो इमल्सन है, लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन। तो याद रखेंगे, फिलहाल आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर पहचानने हैं, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन पहचानने हैं। तो मड हो गई, मड भी आपका कोलाइडल है, बटर हो गया कोलाइडल है। बोरिक एसिड की बात करें, बोरिक एसिड ये तो कंपाउंड है, बोरिक एसिड एक कंपाउंड है, कंपाउंड सारे प्योर होते हैं। ठीक है, बोरिक एसिड दोस्त क्या है, कंपाउंड है, बोरिक एसिड एक कंपाउंड है। और बोरिक एसिड अगर कंपाउंड है तो ये प्योर होगा। जितने भी कंपाउंड होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं, जितने भी एटम्स या एलिमेंट होते हैं, वो सब प्योर फॉर्म में है, वो सब क्या होते हैं, प्योर फॉर्म में। जैसे हमने यहाँ पर सोडियम क्लोराइड नमक लिखा तो ये कंपाउंड है, ये प्योर फॉर्म में होता है। जैसे हमने यहाँ पर चीनी लिखी C12H22O11, ये शुगर लिखा हमने, शुगर का केमिकल फॉर्मूला, तो ये क्या होता है, ये कंपाउंड है, ये प्योर होता है, ये प्योर फॉर्म होती है। वाटर हमने लिखा, ये कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, ये प्योर फॉर्म है। ठीक है, लेकिन अगर हम पानी के अंदर चीनी मिला दें, पानी के अंदर हम नमक मिला दें, तो वो मिक्सचर हो जाएगा, वो हो जाएगा मिक्सचर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जो कि होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, राज वर्मा, ओके ओके। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, मेरे ख्याल से ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। बोरिक एसिड यहाँ पर क्या है, आपका कंपाउंड है, इसीलिए मिक्सचर नहीं है, ये प्योर है। मिल्क, मड, वाटर, ये सब मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिनको हम कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ गिवन है आपको, आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं, समस्थानिक। आइसोटोप वो एलिमेंट होते हैं, एक ही एलिमेंट के वो फॉर्म होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उन सबको हम आइसोटोप कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ आइसोटोप गिवन है और उनके कुछ एप्लीकेशन गिवन है, उनको हमें बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पीछे क्या गिवन है, यहाँ पर सबसे पहले गिवन है कार्बन। तो कार्बन जो होता है ना, कार्बन का यूज हम करते हैं कार्बन डेटिंग में, कार्बन का यूज करते हैं गाइस कार्बन डेटिंग में। अब ये कार्बन डेटिंग क्या चीज है, कार्बन डेटिंग से हम फॉसिल की आयु का पता लगाते हैं, एज का पता लगाते हैं, फॉसिल की एज का पता लगाया जाता है, फॉसिल की एज का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग से। इसमें हम कार्बन 12 ये वाला आइसोटोप यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम ए को किससे मैच करवा देंगे, ए को मैच करवा देंगे 2 से, तो ए को हमने मैच करवा दिया 2 से। फिर कोबाल्ट की बात करें तो जो कोबाल्ट 60 होता है ना, कोबाल्ट 60 ये आइसोटोप है कोबाल्ट का, इसका यूज करते हैं कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में। तो इसका मतलब कोबाल्ट को हम मैच करा देंगे किससे, 1 से, और कार्बन को 2 से। ठीक है, तो हमने इसका मतलब बी को 1 से मैच करा देना है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीजें समझ आ रही।
और कोबाल्ट का यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। ये आपके एनडीए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इसी साल, लगभग 2021 में। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन ट्रीटमेंट, आयोडीन का जो यूज करते हैं गोइटर, घेंघा रोग में। आयोडीन का जो आइसोटोप है ये घेंघा रोग में यानी गोइटर में यूज होता है, जो गले में फूल जाता है ना, गले में सूजन आ जाती है। और यूरेनियम का यूज करते हैं, यूरेनियम 92-235। ये जो यूरेनियम का आइसोटोप है इसका यूज करते हैं फ्यूल, इन फ्यूल यानी एज ए फ्यूल यूज करते हैं, एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए ईंधन, फ्यूल के रूप में यूज होता है। तो इसका मतलब हम इसको हम मैच करा देंगे किससे, सी को मैच कराएंगे, सी को आयोडीन को 1 से। अच्छा एक सेकेंड, अब देखिए वापस आ जाओ। तो यहाँ पर आपका गिवन था कोबाल्ट, कोबाल्ट का यहाँ पर ट्रीटमेंट कैंसर 3 गिवन है, तो यहाँ पे बी को हम 3 से मैच कराएंगे। और जो सी है यहाँ पर आयोडीन, आयोडीन को हम किससे मैच कराएंगे, 1 से मैच कराएंगे। बचा कौन, डी, डी को हम मैच कराएंगे 4 से। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो ना तो और भी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। एनडीए की, सीडीएस की, अगर आप मतलब डिफेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो एनडीए की, क्योंकि आप 12th में आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हो और 12th पास आउट होके भी एनडीए का एग्जाम दे सकते हो आप। अब तो लड़कियां एयरफोर्स का एग्जाम भी दे सकती हैं, जितने भी अग्निवीर एग्जाम है उनको में जा सकते हैं। तो आप अभी से अगर प्रिपरेशन करोगे बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूं, यहां पर एक बार फिर से देख लीजिए। कार्बन को हम मैच कराएंगे किससे, 2 से, क्योंकि कार्बन का यूज करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ द अर्थ, यानी जो फॉसिल्स होते हैं उनकी एज का पता लगाया जाता है। कोबाल्ट का यूज करते हैं, कोबाल्ट का जो आइसोटोप है इसका यूज किया जाता है कैंसर के इलाज में। आयोडीन का जो आइसोटोप है इसका यूज किया जाता है गोइटर के इलाज में। और यूरेनियम का यूज किया जाता है फ्यूल के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो इसीलिए आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम, बताइए क्या ये सही है। फिर इसके बाद में बी ऑप्शन में गिवन है ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। सी ऑप्शन में गिवन है ब्लीचिंग पाउडर इज आल्सो नोन एज क्लोरीनेटेड लाइम। डी ऑप्शन में गिवन है ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, बताइए क्या आंसर आएगा। तो भैया सिंपल है, ये ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहे हैं तो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, CaOCl2। ठीक है, सबसे पहला तो इसका फॉर्मूला याद रखो। दूसरी बात आपको इसकी याद रखनी है, इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है। तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट तो होगा नहीं, तो यही आपको फॉल्स स्टेटमेंट मिल गया। बी स्टेटमेंट में देखो फॉल्स है ये, क्योंकि इन्होंने बोला कि ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बी स्टेटमेंट, आंसर पता चल गया। बाकी और पॉइंट देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट के रूप में, मतलब वाटर के अंदर बहुत सारे जो कीट होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको खराब मारने के लिए, उनको मारने के लिए, मतलब वाटर को पीने लायक बनाने के लिए हम यूज करते हैं किसका, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग, मतलब इन्फेक्शन से बचाने के लिए। डिसइंफेक्टिंग का मतलब हो गया वाटर के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको खत्म करने के लिए हम इसका ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो मतलब ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। ब्लीचिंग पाउडर इज आल्सो नोन एज क्लोरीनेटेड लाइम, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, इसको हम क्लोरीनेटेड लाइम भी बोलते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम, जो स्लेक्ड लाइम होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, सूखा हुआ है ना, इसमें क्लोरीन की रिएक्शन से इसको बनाया जाता है, याद रखना ब्लीचिंग पाउडर को। तो ये भी ट्रू है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। चेक कर लीजिए, ऑप्शन ये आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर कर देंगे बी ऑप्शन, क्लिक कर देंगे, आंसर आ गया बी। इसका हिंदी देख लेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है।
व्यंजक चूर्ण शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा तैयार होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, व्यंजक चूर्ण कई रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में यूज होता है, नहीं उपचायक के रूप में यूज होता है, तो ये गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है। व्यंजक चूर्ण को क्लोरीनित चूने के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। व्यंजक चूर्ण का उपयोग पेयजल को यहाँ पर आप देखेंगे पेयजल को विसंक्रमित करने के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर हो गया बी ऑप्शन। चलिए आगे बात करते हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी कर लेते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये स्टेटमेंट नॉट करेक्ट वाले आज बहुत आगे, बताइए क्या आंसर आएगा। ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल, क्या ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है। ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल, ग्रेफाइट एक अधातु है, बिल्कुल सही है ना, ट्रू स्टेटमेंट है। ग्रेफाइट जो है ना ये एलोट्रोप है कार्बन का अपर रूप है जो कि नॉन मेटल है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये बात आपको अलग से याद रखनी है। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये भी बिल्कुल ट्रू है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बिल्कुल ट्रू है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेफाइट हैज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये गलत है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं होता है, sp2 इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, गलत स्टेटमेंट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, which one of the following pair represent isoelectronic ion। आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन कौन होते हैं बताइए, यहां से क्वेश्चन आपके एनडीए एग्जाम में पूछा गया है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक जिसमें वो स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, वो स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उसको हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले हम सोडियम Na+K+ की बात करें तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस पर एक प्लस है, तो मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा। ध्यान से समझना मेरी बात को, जिस पर अगर किसी एलिमेंट पर प्लस है तो मतलब उतना जितने प्लस होते हैं ना उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किए होंगे, लूज किए होंगे। और जिस एलिमेंट के पास, जिस स्पीसीज के पास नेगेटिव चार्ज होता है, जितना नेगेटिव चार्ज होता है इसका मतलब होता है कि उसने उतने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओवरऑल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया होगा तभी इसमें Na+ बना, तो अभी कितने हैं Na+ के पास कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे समझना है चीजों को। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैं फिर से बता दे रहा हूं एक बार। हमने कहा कि किसी एलिमेंट के पास, किसी स्पीसीज के पास जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे इसका मतलब उसने उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, और किसी स्पीसीज या किसी एलिमेंट के पास जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे इसका मतलब उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, एक्सेप्ट किए होंगे। तो अब देख लेते हैं, तो सोडियम Na+ है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब इसके पास अभी कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 19 इलेक्ट्रॉन इसने एक दे दिया होगा, लूज किया होगा, तो इसके पास अभी कितने बचे, 18 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों पर क्या इलेक्ट्रॉन सेम है, नहीं, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है। बी को देख लेते हैं, पोटेशियम K+, इसके पास 19 थे, एक डोनेट कर दिया तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन बचे। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैग्नीशियम के एटम के पास, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए क्योंकि इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा, सी ऑप्शन। मैग्नीशियम 2+, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। K2+, याद रखना, के पास, पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस ये 2+ दिखा रहा है तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए होंगे, तो अब इसके पास कितने बचे, 17 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी बराबर नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन चेक करते हैं, कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर Ca2+ है, तो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे, तो मतलब इसके पास अभी 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है कैल्शियम के पास, Ca2+ के पास। सल्फर के पास कितने होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन, और इस पर 2 माइनस दिखा रहा है, तो इसका मतलब सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, तो 16 और 2 कितने हो गए, 18। तो सल्फर S2- के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये इन दोनों स्पीसीज के पास, यानी कैल्शियम Ca2+ और सल्फर S2- इन दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है,
तो ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आप सभी को, ये क्या कहलाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। ठीक है भाई, चलिए नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको हम क्लिक कर देते हैं, सही ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए भाई, ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट आंसर गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, डाई हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन ए कमर्शियल स्केल। डाई हाइड्रोजन मतलब H2, हमारी जो गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन गैस होती है ना, इसको प्रिपेयर किया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन से, एलपीजी से, जो एलपीजी होती है, नेचुरल गैस होती है, हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनसे हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस किया जाता है, और उसको बोलते हैं किस प्रोसेस के द्वारा, स्टीम प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखो कि जब डाई हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन ए कमर्शियल स्केल बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सही है, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सचर मिलता है ना, इसको भैया हम वाटर गैस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वाटर गैस, इसको वाटर गैस कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर मिलता है जब, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, इसको नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें, इसको हम वाटर गैस कहते हैं। हिंदी में देख ले, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण निम्नलिखित निर्मित होता है तो हाइड्रोकार्बनों पर भाप की क्रिया के द्वारा वाणिज्यिक पैमाने पर डाई हाइड्रोजन बनाई जा सकती है, इसे कहते हैं भाप अंगार गैस, वाटर गैस। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन लगे होंगे ये। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये आपका टाइम टेबल गिवन है, टाइम टेबल गिवन है, ये आप टाइम टेबल देख लेंगे। द हिंदू एडिटोरियल की क्लास चलती है, फिर उसके बाद में सुबह 7 बजे, फिर उसके बाद में इंग्लिश की क्लास चलती है 11 बजे, वोकैब लैडर की 8 बजे, इंग्लिश की 12 बजे क्लास चलती है, फिजिक्स की मैं 1 बजे क्लास ले रहा हूँ, केमिस्ट्री की 9 बजे क्लास चलती है जिसमें हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, 3 बजे आपकी मैथ की क्लास चलती है। ठीक है, और आप सभी ने अगर एम्बाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो भाई डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि एम्बाइब एप्लीकेशन पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वालिटी क्वेश्चन, जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसी एग्जाम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे बेहतरीन क्वालिटी के। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप वहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो चेक हो जाती है, आप बेटर वे में प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, कोई टफ से टफ कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, तो आप वहां पे एआई टेक्नोलॉजी 3D एनिमेशंस के साथ अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, और सभी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप एम्बाइब अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पे सभी क्लासेस की पीडीएफ शेयर कर दी जाती है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको मजा आया होगा, अच्छे से आपने सारे क्वेश्चन किए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग, वी बिलीव इन यू।